नमस्कार, मैं देव प्रकाश। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार विधानसभा में एवं परिसर में आज भी विपक्ष दलों के द्वारा आज भी जोरदार हंगामा किया गया। अंदर विपक्ष के सदन से लेकर परिसर तक जोरदार हंगामेबाजी किया गया एवं नीतीश कुमार के इस्तीफा की मांग की गई। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा को मांग के लेकर बिहार विधानसभा के परिसर में धरना एवं प्रदर्शन किया गया। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय गान के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजा रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रह गई है, जिसके कारण पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात है। राष्ट्रीय गान के बीच में नीतीश कुमार ताली बजा रहे थे, ये उचित नहीं है, पूरे देश के शर्मसार करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हर कुछ दिन पे कुछ अलग काम करते रहते हैं, जिससे विपक्ष को बोलने का मुद्दा मिल जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें और अपने पुत्र को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दें। जिस प्रकार से देखा जाए तो बिहार विधानसभा में प्रतिदिन पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। विरोधी दल जो हैं वो पक्ष को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं और पक्ष दलों के द्वारा विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। अब देखा जाए कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। ऐसे देखा जाए तो 28 मार्च तक बिहार विधानसभा होने वाले हैं, जिसको लेकर प्रतिदिन पक्ष और विपक्ष में के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आज भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के द्वारा बिहार विधानसभा के परिसर में जोरदार हंगामा एवं प्रदर्शन किया गया एवं राबड़ी देवी के नेतृत्व में नीतीश कुमार को इस्तीफे की मांग की गई। अब देखना होगा कि इस पर अलग अलग विभिन्न पार्टियों के द्वारा प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, अगर वो खुद इलाज करवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने खुद चंदा कलेक्शन करके उनके दिमाग के इलाज करवाएंगे। अब इस तरह की बातें बिहार विधानसभा में उठ रही है। अब देखना होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं, जिसको लेकर विपक्ष पक्ष को दलों को घिरने के चक्कर में है और पक्ष दलों के द्वारा भी विपक्ष से हमला किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। यूपी के बुलंदशहर में कक्षा 10 के छात्र की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने छात्र को गोलियों से भून डाला। इस दौरान आसपास में खेतों में काम कर रहे लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। जिसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में छात्र को जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद जिले के SSP श्लोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना की बारीकी से जांच की। जांच में प्रथम दृष्टया यह निकल कर के आया कि मृतक जो छात्र है उसके ममेरे भाई से उनका पूर्व रंजिश चल रही थी, इसी के चलते उनकी हत्या की गई है। SSP श्लोक कुमार सिंह ने यह भी दावा किया है कि मृतक निखिल के भाई की कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में बुलाकर उसके ममेरे भाइयों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपियों के 5 जो सदस्य हैं परिवार के, वो जेल में बंद हैं। इसी के चलते निखिल की भी हत्या की गई है। हालांकि बुलंदशहर पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है और SSP श्लोक कुमार सिंह का कहना है कि जल्द ही जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो हत्यारे हैं उनको कब तक सजा मिल पाएगी। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परविंदर लोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा में लगातार जो है मुंह के कैंसर और उससे होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर अब हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और नेशनल हेल्थ मेडिकल की ओर से एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और अपने जो मुंह से होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सके। इसी को लेकर आज फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से गाड़ियों की एक रैली निकालने का काम किया गया है। साथ ही लोगों को मुंह से और दांतों से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में जागरूक करने का काम किया गया। दरअसल वर्ल्ड
ओरल हेल्थ केयर मंथन के द्वारा आज एक अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें फरीदाबाद के सिविल सर्जन और अन्य डॉक्टरों की टीमों ने मिलकर लोगों को जागरूक किया है और लोगों को अवेयर करने का काम किया है कि आज के दौरान जिस तरह से युवा पीढ़ी और उसमें शामिल महिलाएं भी धूम्रपान करने का काम कर रही हैं, जिसके चलते मुंह के कैंसर और कैंसर के साथ साथ पेट में पहुंचने वाले उस केमिकल के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां लोगों को अपने जो है चपेट में लेने का काम कर रही हैं, जिसके चलते लोगों को बीमारियां के साथ साथ अन्य बीमारियां भी जो है जकड़ रही हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने और उनको इस बीमारी से कैसे बचें, धूम्रपान ना करें और भी गुटखा आदि का सेवन ना करें, इसके साथ साथ अपने मुंह का साफ सफाई और सुबह शाम जो है अपना मुंह को साफ करने से लेकर और भी अन्य चीज़ों की जानकारी देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है एक रैली निकाली गई और उसको हरा झंडा देकर जगह जगह भेजने का काम किया गया, जो रैली अब लोगों को जागरूक करेगी और समझाएगी कि अपने शरीर का ध्यान कैसे रख सकते हैं। इस पहल को कहीं ना कहीं अब समाजसेवी और अन्य लोग सहारने का काम कर रहे हैं और इसी को लेकर सीएमओ ने कहा कि लोगों को अवेयर रहना चाहिए ताकि वो अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें और अस्पताल का रुख करने से पहले घर पर ही अपना इलाज करा सकें। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। पुष्कर सिंह धामी सरकार को आगामी 23 मार्च को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 3 साल की वर्षगांठ के अवसर पे धामी सरकार ने अपनी उपलब्धियों का पूरे प्रदेश में बखान करने का निर्णय लिया है, यानी 3 साल की वर्षगांठ को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक तरफ जहां सरकार के 3 साल पूरे होने की जश्न की तैयारियों में लगी है, वहीं बीजेपी भी संगठन स्तर पे इसको मनाने के लिए तैयार है। बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार ने एक समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश के सभी 13 जिलों में किस तरह से सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा, किस तरह से 3 साल के जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसे बताया जाएगा, इसको लेकर के उन्होंने समीक्षा की और अपने नेताओं को दिशा निर्देश दिए। जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस 3 वर्ष की वर्षगांठ को सेवा दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इस दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा विगत 3 सालों में किए गए ऐतिहासिक कामों को, जैसे यूसीसी को लागू करना, मजार जिहाद को लैंड जिहाद को लेकर के जो काम हुआ है, नकल अध्यादेश को लेकर के, नकल कानून को लेकर के जो काम हुआ, इन सारे सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कामों को सरकार जगह जगह डिस्प्ले करेगी और 1 to 1 जनता तक भी पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अगले 23 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक पूरे प्रदेश में सेवा दिवस के तौर पे क्या कुछ सरकार करती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। बीते 2-3 दिन से राजधानी दिल्ली में ठंडी हवा चलने की वजह से लोगों को कम गर्मी का एहसास हो रहा था। हालांकि दिन के समय दिल्ली में तेज धूप खिल रही थी और वो तेज धूप सीधा लोगों के ऊपर पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों के पसीने भी छूट रहे थे। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास दिल्ली के लोगों को नहीं हो रहा था, जो अगर आप देखेंगे तो 1 हफ्ते पहले दिल्ली के लोग महसूस कर रहे थे, जहां पर लोगों को दिन के समय गर्मी से बचने के लिए AC का भी सहारा लेना पड़ रहा था। हालांकि ये बीते 2-3 दिन की बात है। आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक ताज़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब दिल्ली में तकरीबन 25 मार्च के बाद और तकरीबन 30 से 31 मार्च तक जो तापमान है दिल्ली का, वो बढ़कर 33 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। यानी साफ तौर पर आने वाले दिनों में दिल्ली की गर्मी जो है वो लोगों के ऊपर अपना प्रकोप दिखाती हुई दिखाई देगी। लोग कहीं ना कहीं तीखी धूप से परेशान दिखेंगे और लोगों के पसीने छूटते हुए दिखाई देंगे।
वहीं अगर हम बात करें ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों की, तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार 2 दिन पहले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था, जिसका असर हिमाचल प्रदेश और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये वो इलाके हैं जिस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वीकेंड में यहाँ पर मौसम सुहावना बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहां पर एक एंटी सर्कुलेशन साइक्लोनिक फॉर्म हो रखा है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन फॉर्म हुआ है। और यही कारण है कि चाहे उड़ीसा हो या फिर पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश, वहां के लिए मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको अब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की भी जानकारी दे देते हैं। दिल्ली का गुरुवार को यानी कल अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से तकरीबन 2.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। कल दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 33 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। हालांकि आने वाले दिनों में अब ये जो तापमान है, अधिकतम तापमान बढ़कर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और वीकेंड के बाद आसमान में ऐसी ही तेज और तीखी धूप खिली रहेगी जो लोगों को परेशान करती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूँ धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे उत्तराखंड के नगर निगम की, यानी कि राजधानी देहरादून का जो नगर निगम है वो कहीं ना कहीं बकायेदारों पर अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिएगा कि जब से नवनियुक्त मेयर राजधानी देहरादून को मिले हैं सौरभ थपलियाल के रूप में, तो कहीं ना कहीं जो बकायेदार हैं उन पर शिकंजा कसने का काम लगातार किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक देखा जाए जो बकायेदार हैं, लगभग लाखों के जो बकायेदार हैं उन पर कार्रवाई करने की बात सौरभ थपलियाल की तरफ से की गई और साफ तौर पर कहा गया है, उन्होंने बताया है कि हमने ऐसे बकायेदारों के लिए एक सुविधा निकाली है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। और उसके लिए उनको 15 दिन का टाइम भी दिया गया है कि वो जल्द से जल्द जो बकायेदार हैं अपना हाउस टैक्स जमा कर दें, वरना उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी तक देखा जाए कि पूरा जो वित्तीय वर्ष है उसमें 55 लाख से भी अधिक का जो कहा जाए कि जो हाउस टैक्स है वो केवल व्हाट्सएप के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है। लेकिन वही देखिएगा कि सौरभ थपलियाल ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि अभी भी कुछ ऐसे बकायेदार हैं जिन्होंने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है, उनको चेतावनी दी गई है, उनको नोटिस दिया गया है। और यदि 15 दिन के अंदर वो उस बकाया पैसों को जमा नहीं करते हैं तो लाजमी है कि उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नगर निगम करता हुआ नजर आएगा। और ऐसे बकायेदारों की जो सूची है वो पूरी बना ली गई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि वो बकायेदार समय पर अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस सूची को सार्वजनिक भी किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। नागपुर हिंसा, मुस्लिम नेताओं ने की निष्पक्ष जांच की मांग, सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया सुझाव। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर अब मुस्लिम समुदाय के नेता सामने आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निष्पक्ष और जांच और दोनों समुदाय के बीच शांति बहाली की अपील की है। 20 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा की मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दोनों समुदाय के नेताओं से मिलकर समाधान निकालना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद अवेज हसन ने कहा कि मुस्लिम जो है समुदाय को बार बार भड़काने की कोशिश की जा रही है। दक्षिणपंथी संगठनों ने आयत लिखी चादर जलाई जिससे तनाव बढ़ा। हमारा समुदाय औरंगजेब से नहीं जुड़ा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से माहौल खराब किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने पुलिस के काम की सराहना की, लेकिन कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख प्यारे खान ने भी बैठक लेकर पुलिस से अपील की कि निर्दोष जो है उनको रिहा किया जाए और रमजान के मद्देनजर मोमिनपुरा में और अन्य इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी जाए। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने भी इस हिंसा को भड़काने में
बड़ी भूमिका निभाई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दे और शांति बनाए रखे। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है, क्या निर्दोषों को न्याय मिलेगा और क्या दोनों समुदाय के बीच शांति बहाल हो पाएगी। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जगह 24/7 न्यूज, नागपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। आज एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है जो वक्फ बोर्ड को लेकर है। कर्नाटका गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में है। सिद्धरामैया सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में जो तरमीमी की गई थी उसी के मुखालिफ आज सिद्धरामैया सरकार ने इस बिल को अपोज और रेजोल्यूशन पास किया है, यानी कि कर्नाटका सरकार उस बिल के खिलाफ है। सदन में एक रेजोल्यूशन पास किया है और मरकजी हुकूमत को पेश करने वाली है। पार्लियामेंट्री अफेयर, लैंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर एच के पाटिल ने रेजोल्यूशन पढ़ते हुए सदन में सभी कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के सामने रेजोल्यूशन पढ़ा और इस पर बीजेपी के विधायकों ने इसको वॉकआउट किया और कहते हुए सदन से बाहर चले गए। लेकिन एच के पाटिल ने साफ साफ अल्फाजों में कहा कि कांग्रेस सरकार, सिद्धरामैया सरकार इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ है और इसी को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है। अभी देखना यह होगा कि मरकजी हुकूमत, मोदी हुकूमत इस पर या कुछ और यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होता है या नहीं, क्योंकि मरकज में जो जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे वक्त सिद्धरामैया सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर एक मुसलमानों को एक अच्छा मैसेज दिया। इस वक्फ अमेंडमेंट बिल रेजोल्यूशन के साथ साथ रियासती कर्नाटक के सदर जो हाल ही में सदर बने हैं, कर्नाटक स्टेट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सैयदुल अली हुसैनी साहब का भी इसमें एक अहम रोल देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि हाल ही में जो सदर मुंतखब हुए हैं, ऐसे वक्त कांग्रेस सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास कर मरकजी हुकूमत को पेश किया है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। पंजाब विधानसभा का बजट सेशन का आगाज आज पंजाब के राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले पंजाब कैबिनेट की बैठक सिविल सचिवालय में हुई, जिसमें अभिभाषण को मंजूरी दी गई और साथ में 2 बड़े प्रस्तावों पर भी पंजाब कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। इसके ठीक बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया विधानसभा पहुंचे, जहां सीएम और बाकी कैबिनेट सदस्यों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि पंजाब के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार ऐसा था जब विधानसभा सेशन के अंदर वो पंजाब सरकार की प्राप्तियों का जिक्र करने के लिए अभिभाषण पढ़ने के लिए पहुंचे थे। ठीक 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और राज्यपाल ने पंजाब सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, चाहे वो स्वास्थ्य सेक्टर हो या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में पंजाब सरकार ने जो काम किया है, या अलग अलग सेक्टरों के अंदर पंजाब सरकार की तरफ से जो काम किए उनका एक एक करके ब्यौरा पंजाब के गवर्नर की तरफ से पढ़ा गया। हालांकि इस अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों का विरोध देखने को मिला और कांग्रेस ने इस दौरान विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया। लेकिन जैसे ही अभिभाषण खत्म हुआ और उसके बाद 0 आवर की कार्रवाई शुरू हुई, तो कांग्रेस के कई सदस्यों ने सरकार के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। किसानों के मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने आज सरकार को घेरने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि पहले किसानों को इतने लंबे समय से बॉर्डरों पर बिठा कर रखा और आखिर में उनको धोखे से उन पर कार्रवाई जो थी वो कर दी गई। कर्नल बाठ का मुद्दा, उनकी फैमिली के साथ मारपीट का मुद्दा भी प्रताप सिंह बाजवा और बाकी सदस्यों ने विधानसभा के बाहर और अंदर इसकी बात की और इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा आज प्रगट सिंह ने कुलतार सिंह संधवा पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से भी पंजाब के अंदर नशा बढ़ा और ऐसी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पहले गवर्नर और पंजाब के स्पीकर की तरफ से दी गई थी। तो कुल मिलाकर स्पीकर ने इस पूरे मामले को लेकर प्रगट सिंह की झाड़ लगाई और उनको बिठा दिया।
तो आज पहला दिन काफ़ी हंगामेदार रहा, लेकिन 2 दिन के लिए अब पंजाब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सोमवार एक बार फिर सुबह 10 बजे पंजाब विधानसभा की कार्रवाई का आगाज होगा और 26 तारीख को पंजाब का आम बजट भी पेश किया जाएगा। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है। बढ़ती गर्मी के बीच आमजन को बड़ी राहत ली है। मौसम ने करवट बदल लिया है। वहीं आपको बता दें कि जो है बस्तर संभाग सहित जिले के बिलासपुर संभाग, इसके साथ ही सरगुजा संभाग में गरज चमक के साथ बारिश हो गई है। खास करके जो है सरगुजा संभाग में जबरदस्त बारिश हुई है। इसके साथ ही ओले गिरे हैं। ऐसा लग रहा था ओले के साथ जैसे कश्मीर में आ गए हों। इसके साथ ही बारिश भी हुई। चमक गरज के साथ में जो है वहां मौसम ने जबरदस्त करवट ली और वही चमक गरज के साथ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी मौसम ने जबरदस्त करवट बदली। वहां भी चमक गरज के साथ इस वक्त जो है बारिश हो रही है और वहां भी जो है मौसम ने बताया वहां पर चमक गरज के साथ साथ बारिश भी, ओले भी गिरे हैं और मौसम ने मिजाज वहां पर खूब बदला है। वहीं इसके साथ ही इस मौसम बदलते मौसम में जो है आम, महुआ और सब्जी के जो फसल है उस पर जो है भारी नुकसान की आशंका है। इसके साथ ही वहीं गरज चमक के साथ में 1-2 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि पिछले 1-2-3 दिनों तक ऐसे मौसम छत्तीसगढ़ में बदलेगा। इसके साथ ही चमक गरज के साथ साथ कहीं भी बारिश हो सकती है। इस बारिश के साथ में ही जो है लोगों को जो है मौसम से तो राहत जरूर मिलेगा। इसके साथ ही कई बीमारी आने की संभावना भी जताई है। वही मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों पर चमक गरज के साथ बारिश हो सकती है और ये 22 तारीख तक मौसम का मिजाज ऐसा रहेगा। कैमरामैन शशि साहू के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज़, रायपुर।